न गले वाला दाल हरे ये तर माल हरे। ये चुनाव का गाना है। इस नेता की तरफ से ये गाना गा रहा है, उस नेता की तरफ से वो गाना गा रहा है, और जितना गंदा गा सकता है। बिहार में बाहर से कुमार है, जब तक रहेगा समोसा मालू तब तक ना हरियाँ। बीपीएससी के छात्र जब गर्दनी बाग पटना में लाठियां खाते हैं तो बोलते हैं कि नौकरी मेरा मुद्दा है, तो नेताओं को डर से बोलना पड़ता है कि हम नौकरी देंगे। जब कोई बेरोजगार बोलता है कि यहाँ पर उद्योग होना चाहिए, हम नहीं जाएंगे मुंबई कमाने, क्योंकि मुंबई में कोई हमारा कॉलर पकड़ के बोलता है कि यहाँ मराठी बोलो तब रहने देंगे, नहीं तो भगा देंगे। इस देश का यूथ बूथ पे बर्बाद हो रहा है, खर्च हो रहा है। बिहार की मिट्टी के अंदर में जादू है एक। बिहार अभी बरसात के दिनों में बाढ़ से परेशान रहेगा, गर्मी में सूखे से परेशान रहेगा, और बसंत ऋतु में भोजपुरी गानों से परेशान रहेगा। इसी 3 तंबू पर भोजपुरी का समाज वहाँ गाना का खड़ा है। राजा जी, सैया जी और भौजी, ऐसे समाज से निकल के खुद को प्रूव करना, तो वो बिहारियों ने किया है। अफसोस इस बात का है कि बिहारी तो हर जगह सफल है, बिहार पीछे रह जा रहा है। यूपीएससी के जितने भी छात्र होते हैं उनका जो एक रियल स्ट्रगल क्या होता है? पिताजी पैसा भेज रहे हैं, यहाँ एटीएम से निकाल रहे हैं, एटीएम ही पिता दिखता है। पराठा पूछ पूछ के कुक बना रहा है। कल खाए थे बाबू आलू पराठा, आज पनीर बना दे। कुक भी बोलता है साले कितने प्रोटीन खा लो, तुम्हारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जैसे हिंदी मीडियम में सोमवार सावन का व्रत होता है, हम सुबह उठेंगे तो हम अकेले तैयारी नहीं करते हैं, हमारी माँ का व्रत और हमारा शंकर भगवान, हम लोग तीनों मिलकर यूपीएससी देते हैं। अंग्रेजी मीडियम क्या है, 3 बजे सुबह मुर्गा खा लेगा सोमवार, फिर सिगरेट निकाल के एनसीईआरटी का 3 चैप्टर निपटा देगा। जब शादी हो जाएगी तब भगवान को याद तो करना ही है। मैं ज्योतिष बना ये देखने के लिए मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। ये हिंदी मीडियम, मैंने हनुमान जी की मूर्ति लगाई रूम पे, कह रहा इसमें लड्डू चढ़ाओ तब देखूंगा, तो भाई दिन भर में 2 किलो 2.5 किलो लड्डू मुझे हो जाता है। तो हम भी तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा तांत्रिक भी कर रहा होता है, एग्जाम के दिन वो भी हवन कर रहा होता, देख रहा होता है। ये प्रश्न नंबर 6 भाग, ये क्वेश्चन नंबर 7 भाग, देख रहा है। ये है विक्टोरिया सोसाइटी और आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कम्युनिटी पोहा पॉटलक। रिया ने बनाए राजधानी पोहा से कटलेट्स और मिसेस जैन ने इंदौरी पोहा और पोहा कोफ्ता। उषा जी की राजधानी पोहे की स्मूदी लाजवाब। यमी पोहा कोफ्ता, कटलेट भी, इंदौरी पोहा, वाह, पोहे के इतने व्यंजन कैसे? राजधानी पोहा, खाओ कभी भी कैसे भी। हमारे साथ में नीलोत्पाल मृणाल सर हैं, जो कि एक लेखक हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वेलकम सर ऑन जस्ट बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल। दिल्ली में आज हम ये हमारा स्पेशल लेजेंडरी एपिसोड शूट कर रहे हैं आपके साथ में। तो शुरुआत बिहार से, शुरुआत लेखक की दुनिया से, किस तरीके से आना हुआ, इस सफ़र की शुरुआत कैसे रही? सफ़र की शुरुआत बहुत सामान्य है, क्योंकि हम लोग गोकुल से आए नहीं है जो हम कालिया नाग के फन पर खड़ा होकर खेले हैं, जो मैं आपको कोई रोमांचक कहानी सुनाऊं। एक साधारण जो गांव का लड़का जो निकलता है कुछ सपने लेके, और चूंकि मैं बिहार झारखंड से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ हर बच्चा गर्भनाल में सिविल सर्विसेज की जो है उसका जो ताबीज़ लेके निकलता है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ समुद्र का किनारा नहीं है जहाँ हम जहाज़ों के लंगर गिराएं और अजीज भाई प्रेम जी पैदा कर सकें या अंबानी पैदा कर सकें। हमारे पास वानखेड़े स्टेडियम भी नहीं है जहाँ पर हम सचिन तेंदुलकर पैदा कर पाएंगे। हमारे पास हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड नहीं है जहाँ पर हम अमिताभ बच्चन पैदा। हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी की कुछ किताबें, उसको हमने जमा किया हवन कुंड में, और वहीं पे अपने मेहनत की आहुति देके और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी लेने की मनसा में लेके हवन कुंड के आगे बैठ गए। उसमें कई लोगों के देवता प्रकट भी हुए, कई लोग खुद तपते तपते, कोई सोना बना, कोई राख बना। तो वही मेरी भी शुरुआत है। मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में यहाँ मैं जेएनयू गया, डीयू में भी एडमिशन मेरा हुआ था, लेकिन एकेडमी में इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत जल्दी मैंने यूपीएससी की तैयारी जब की, तो संयोग से प्रीलिम्स हो गया, तो मेरे फुल्ली टाइम मैं आ गया मुखर्जी नगर आईएएस की तैयारी करने। और 2014 में एक मौका आया जब सिविल सर्विसेज मूवमेंट यहाँ पे हुआ, यूपीएससी के खिलाफ सीसेट का आंदोलन हुआ। उसको जब मैं
लीड कर रहा था अपने साथियों के साथ, वहीं पर विचार आया कि कुछ लिखना चाहिए यहाँ के लोगों के दर्द के लिए, और वहीं से किताब लिखी डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स आज लिखे 11 साल हो गए। उस घोड़े ने मेरी दुनिया बदल दी। अभी तक मैं उसकी पीठ पे सवार हूँ, और अब वहाँ जो सिविल एस्पिरेंट एक छूटा था, वहाँ से उस घोड़े पर सवार होकर एक लेखक, एक कवि निकल चुका है यात्रा पे। ज़िंदगी में पहली बार कब लगा कि कभी कुछ सवाल भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं? एक एग्ज़ाम ऐसा मेरी ज़िंदगी में आया मध्य प्रदेश में, जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था, और उसी प्रश्न पत्र में जब मैंने अपनी किताब का नाम देखा, तो मुझे लगा कि अच्छा तो लगा, लेकिन एक और इसका एक पक्ष है कि मैंने तब ये भी सोचा कि क्या विडंबना है कि आपने जिस आदमी की किताब को प्रश्न बनाया है, वही आदमी उस कतार में नौकरी के लिए खड़ा है और उसकी नौकरी की गारंटी नहीं है। तो कुछ सवाल इतने सच में खूबसूरत होते हैं, और उस सवाल ने मेरा रास्ता ज़रूर बदल दिया, क्योंकि उस सवाल के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे अब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं देना है, और मुझे फुल टाइम राइटिंग करनी है। और वहाँ से मैंने यह निर्णय लिया, और अच्छा यही था कि सिस्टम और मेरा दोनों की इज्जत इस बात में बची रहे कि उसने जिसको सवाल बनाया है उससे मैं नौकरी मांगने ना जाऊं, और उसको ये शर्मिंदगी ना हो कि हम इसको भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं जिसको हमने अपना सवाल बनाया है। तो वहाँ से एक यूँ समझिए कि एक गंभीर तौर पे पूरी तरह से समर्पित लेखक का जन्म हुआ केवल उस सवाल से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि लेखक को जन्म देने वाला वो सवाल था जो लेखक से संबंधित पूछा गया था। मुखर्जी नगर के उस आंदोलन से, उस सफ़र में एक लेखक की शुरुआत होती है। निश्चित रूप से, क्योंकि पढ़ने लिखने की रुचि तो आपको देखिए, लेखन होना हालांकि हमारे समाज में कवि होना पागल होने का पर्यायवाची है। आप किसी को सीधे सीधे पागल नहीं बोल पा रहे हैं तो कवि बोल देते हैं, कहते हैं बहुत पढ़ता है, लिखता है। ये हमारा ही भारतीय समाज है जो ये कहता है कि इस आदमी का ज़्यादा पढ़ने से दिमाग खराब हो गया है। ऐसा दुनिया में और किसी सोसाइटी में नहीं कहा जाता है कि ज़्यादा मत पढ़ो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हिंदी की दुनिया में खुद को लेखक कहना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने वो रास्ता चुना है, और अभी तक मेरे पाठकों के कारण मुझे लगता है कि निर्णय सही था। और एक लेखक जो वहाँ से चला है अभी तक है आप लोगों के कारण। आप एक लेखक से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल। सर, आप 10वीं में हिंदी में फेल होने के कगार पे थे, और उसके बाद पता लगा के आए हैं आप। उसके बाद में आप को हिंदी साहित्य में अवार्ड मिला। निश्चित रूप से मैट्रिक में मुझे 30 नंबर थे मेरे, यानी कि एक नंबर अगर कम आते तो मैं हिंदी फेल कर जाता। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि मैं हिंदी में इतना कम नंबर ला पाऊंगा। मैं विद्यार्थी तो ठीक था, लेकिन पता नहीं 30 नंबर आए। तो आप वहाँ से सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि जिस विषय में मुझे 30 नंबर आए, मैं फेल होते बचा, उस विषय में कर क्या पाऊंगा। तो इससे बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा सुनने वालों को कि आप कहीं से भी खुद को बदल सकते हैं। एक अभ्यास आपको कहीं से भी उसका खिलाड़ी बना सकता है। और मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर से अपने जीवन को कभी मत आंकिएगा। ये नंबर बाद में कभी काम नहीं आते हैं। बस शादी ब्याह में फूफा मौसा इन सबको बताने के लिए आते हैं जब आप हाफ पैंट में होते हैं कि इधर आ जाओ राहुल, बताओ तो अंकल को कितना % आया था। पता चलता राहुल के बगल में जो समीर है उसको भी उतने % आया था, फिर बबलू को भी उतने ही आया था, रिंकू को भी उतना ही आया था। तो इस ऐसी दौड़ में, ऐसी बंजर दौड़ में जिसमें कहीं कोई आगे पीछे नहीं दौड़ रहा है, क्यों खुद को लगाना। तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का नंबर आपके लिए बाद में नहीं आएगा। काम वो आएगा कि जब आप किसी काम को अंजाम दे रहे हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी, कितना अभ्यास किया था। तो वही है, मेरे दिमाग में कहीं भी मैट्रिक के हिंदी का नंबर था भी नहीं मेरे जहन में। मुझे पता था कि मैं कितना अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अब कितना पढ़ रहा हूँ, मैं किस तरह से लिख पा रहा हूँ, लिखने का क्राफ्ट क्या है, और वही आपको लेखक बनाता है। बिहार की मिट्टी के अंदर में क्या जादू है? मैं जिस जिले से वहाँ तो बारूद निकलता है। मुंगेर से हूँ मैं। पहली बार जो भारत में जब मुगलों ने बम बनाया, सोरा जो बारूद का बाबर ने जब उपयोग किया, तो उसने हमारी मिट्टी से बारूद कर्ज में लिया। तो एक तो उस मिट्टी से बारूद निकलता है, दूसरा मैंने आपको ही बताया कि वो बारूद जब हम अपने अंदर लेके घूमते हैं, उसी बारूद से हम अपने अंदर मशाल जलाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प पीछे हटने का है नहीं। हम फिर जाके अब IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम जाके पान की गुमटी तो खोलने से रहे और पकौड़ा तो बेचने से रहे। तो ये जो जिजीविसा है, कई बार अभाव ही आपको चमका देता है। कई बार वो ताप जो है ना,
अगर आप उस पर टिक गए तो वो ताप आपको खाक नहीं करेगा, वो आपको तपा देगा, वो सोना में बदल देता है। तो बस टिकने की बात है। बिहार अभी बरसात के दिनों में बाढ़ से परेशान रहेगा, गर्मी में सूखे से परेशान रहेगा, और बसंत ऋतु में भोजपुरी गानों से परेशान रहेगा जब होली का महीना आएगा। मोहल्ले की सारी भौजी जो कंबल ओढ़ के बैठ जाएगी, किसी भोजपुरी गायक का नजर ना पड़ जाए, है ना। अब बाकी राजा जी और सैया जी, इसी 3 तंबू पर भोजपुरी का समाज वहाँ गाना का खड़ा है। राजा जी, सैया जी और भौजी, ये 3G पर हमारा भोजपुरी का वो चलता है। अब ऐसे समाज से निकल के खुद को प्रूव करना, तो वो बिहारियों ने किया है। अफसोस इस बात का है कि बिहारी तो हर जगह सफल है, बिहार पीछे रह जा रहा है। तो बिहारियों की सफलता अलग मसला है, बिहार कब आगे बढ़ेगा ये अलग मसला है। तो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है बॉस, कि बिहारी तो सफल हो रहे हैं अपने अपनी प्रतिभा से, लेकिन जिस मिट्टी का ये बिरवा है जो हम दूसरी मिट्टी में जाके रोपते हैं, हालांकि हम अपने ही देश में, दुनिया के किसी भी कोने में, यही बिरवा कभी अपने ज़मीन पर जाके रोपें तो हम कुछ थोड़ा सा उसका भी कर्ज अदा कर पाएँ। बाकी इस देश को बनाने में हमने जितना धान उगाया है उतना हमने हाथ भी उगाया है। जिसको हम जनसंख्या बोलते हैं ना, वो असल में ताकत है जो इस देश को निर्मित कर रही है। अगर आप जयपुर के भी किसी बिल्डिंग की नींव में पत्थर रखने जाएंगे, 2 बिहारी वहाँ भी आपको खैनी ला के मिल जाएगा, उसमें पत्थर रखता हुआ जो उस मजबूत आपकी नींव को करने वाला है। तो हम इस योगदान को भी बहुत गर्व के साथ लेते हैं। मैं यही पूछना आपसे वाला था कि हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं, हम जब भी कभी कोई एक शीश महल बनता हुआ देखते हैं, तो वहाँ पे हम अक्सर बिहारी जो लोग हैं, जो आप मजदूर बोलना चाहते हैं खुल के बोलिए, वो रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब को लगता है कम मिलते हैं। हाँ, इंजीनियर्स भी हैं, ऐसा नहीं इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जो संघर्ष वो लोग करते हैं वो देख के ऐसा लगता है कि जब बिहार, क्योंकि उनका जब भी उनसे जब बातचीत होती है, जब कुछ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन होती है, तो कि बोले पैसा हमारे को गांव भेजना है, तो वहाँ पे वो किस तरीके से रह रहे हैं। फिर इसमें होता क्या है बॉस, कि ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष दूसरे राज्यों में नहीं है, ये वहाँ भी है। कारण क्या है कि जो लोग सफल हैं ना, वो आपको बिहारी दिखते नहीं है। उनका वो जो सफल लोग हैं उनका अपने कल्चर को लेकर आत्मविश्वास नहीं है। जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति अगर सफल है तो मैं देखता हूँ कि वो पगड़ी पहन ले रहा है, वो शादी में उसी तरह से रस्मों रिवाज को निभा रहा है, या वो आपस में राजस्थानी भाषाओं में आपसे हड़ौती में बात करेगा, मेवाती में बात करेगा, मारवाड़ की भाषा में बात करेगा। हमारे सोसाइटी में क्या है कि वो जो उपलब्धि जिसने हासिल कर लिया वो अपनी पहचान छुपाने के लिए परेशान है। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो सफल है उसमें तो कोई बिहार दिख नहीं रहा, क्योंकि वो बिहारी पना भूल चुका है, उसको डर लगता है। तो जो मजदूर है ना, वही बेचारा अपनी भाषा में बात कर रहा है, वही लिट्टी खा रहा है, वही आपको मुखर होके दिख रहा है, एक्सपोजर उसी के पास है। तो आपको लगता है अरे यार यही तो बिहार है, क्योंकि हमारा जो सफल प्रतिनिधि है ना, वो पर्दे में चला गया, वो एक ब्लैक होल में समा गया। उसको डर लगता है कि अरे अब मेरा बिहार न दिख जाए। वो सड़क को सड़क बोल देगा, उसकी जीप पलट जाएगी, तो उसको डर लगता है। अरे भाई, साउथ इंडियन भी हिंदी अपने फ्लेवर में बोलते हैं, एक बंगाली भी हिंदी अपने तरीके से बोलता है, एक राजस्थानी भी हिंदी अपने तरीके से बोलता है। लेकिन बिहार को लगता है कि शुद्धतम हिंदी बोलने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, अगर मैंने हिंदी में बिहारी पुट दे दिया तो सारा संसार हंसने लगेगा, कालिदास ऊपर से हमको डांटेंगे, बिहारी ऐसा है नहीं। तो मुझे लगता है जो सफल बिहारी हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जब वो अपने को एक्सपोज करेंगे, जब वो अपने को प्रस्तुत करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बिहार केवल दुख दर्द संघर्ष का नाम नहीं है, वो आईआईटी के सेक्टर में कमाल करने वालों का नाम है, वो सिविल सर्विसेज में भी कमाल करने वालों का नाम है, वो मनोज वाजपेयी है, वो पंकज त्रिपाठी है, वो महेंद्र सिंह धोनी भी है। तो अब वो दौर बदल रहा है, और ऐसा नहीं है कि जब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ तो मैं एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। किसी भी ग्रामीण संस्कृति में ये थोड़ा सा डिमोरलाइज होने के तत्व रहते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गांव देहात का लड़का दुनिया के किसी भी मंच पे जाए तो अपने कल्चर के साथ वो वहाँ पे पहुँचे। तो इससे दूसरी पीढ़ी को आत्मबल आएगा। जैसे मैं मिट्टी के गीत सुनाता हूँ, मैं भी चाहूँ तो प्यार के फार्मूले वाले कविता लिख के तालियां पिटवा लेता हूँ, लेकिन मेरी जिद है कि मैं गाँव देहात की बातें करूँगा, और मैं देखूँगा कि अर्बन लड़के और लड़कियाँ उस पर उछलते हैं कि नहीं, उनकी आँखें नम होती हैं कि नहीं, क्योंकि उनका इमोशन हिंदुस्तान का जो है, उसका जो रेशा है ना, वो वही कपास से बना है जो खेत में उपजता है, उसमें छड़ और सीमेंट नहीं है। ये तो हमने ऊपर से आवरण बना लिया है, एक झटका देने का बाद वो ढह जाता है,
वो फिर छिलका उतर जाता है नारियल का, फिर निकलता है भारतीय ग्रामीण जीवन का पानी, जैसे आप वो नारियल फोड़ते हो अपनी ताकत से। तो इस कारण से तो मैं जब बिहार की बात करता हूँ तो मैं हिंदुस्तानी गवई संस्कृति की बात करता हूँ। अब गवई शब्द ही अपने आप में कितना गवई लग रहा है, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ कि मैं उस गवई पने को, गवई होने का मतलब मूर्ख होना या पिछड़ा होना नहीं है, गांव से गवई शब्द बना है। तो हम जब गांव को इकोनॉमी के लिहाज से नहीं देखिए, फिलॉसफी के लिहाज से देखिए, उसके कल्चर को, उसके दृष्टिकोण को देखिए, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हम कितने रिच हैं अपनी परंपराओं में। तो मैं इसी तौर पे देखता हूँ इन सारी चीज़ों को बॉस। आपके लिए हुनर के क्या मायने हैं? मेरे लिए हुनर की जगह मैं ये बोलूँ कि शिक्षा के क्या मायने हैं, ये आज की पीढ़ी को बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसे दौर में जहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि मैट्रिक में कितना नंबर लाना है हम सेट कर देते हैं, जैसे हम अलार्म सेट करते हैं कि 7 बजे उठना है, हमने बच्चों को ब्रेन में अलार्म सेट कर दिया है कि 99.95 आना चाहिए, ये सेट है। अब वो पूरे परीक्षा के दौरान अलार्म बजने की तैयारी में बस बेचारा कहाँ पर है, कितना आएगा कि नहीं। तो ये जो अलार्म सेट जो कल्चर है ना, उससे अलग मैं शिक्षा को देखता हूँ कि शिक्षा वही है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हृदय को करुणा दे और हाथ को हुनर दे। क्या बात है। अगर एजुकेशन ये 3 काम नहीं कर रहा है तो फॉल्स एजुकेशन है। आपके मस्तिष्क को उसने उर्वर नहीं बनाया, एनर्जेटिक नहीं बनाया, शार्प नहीं बनाया, आपको उसने दिल से उदार नहीं किया, आप में दया नहीं लाया, आप में करुणा नहीं भरा, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और उसने अगर आपको स्किल नहीं दिया हाथ में, तो ऐसी शिक्षा नौकरी वाली कोई शिक्षा होती नहीं है बॉस। एजुकेशन नौकरी वाली कोई एजुकेशन इस दुनिया में है नहीं, वो तो इसका बाय प्रोडक्ट है कि हम पढ़े लिखे हैं तो लाओ एक पेपर दो, देखता हूँ इसको सॉल्व कर देता हूँ तो एक नौकरी आ जाएगी। नौकरी के लिए पढ़ाई का कोई सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है, फिलॉसफी ये गलत है। तो एजुकेशन है ऊर्जा, करुणा और स्किल यानी कौशल। यूपीएससी के जितने भी छात्र होते हैं उनका जो एक रियल स्ट्रगल क्या होता है? कुछ दिन तो बहुत सुख होता है बॉस, हमें लगता है हम पिछले जन्म के कोई राजा हो जाते जो इस जन्म में यूपीएससी एस्पिरेंट बन के आए। पिताजी पैसा भेज रहे हैं, यहाँ एटीएम से निकाल रहे हैं, एटीएम ही पिता दिखता है, छुओ भक से पैसा बाहर आया, आनंद का जीवन है। पराठा पूछ पूछ के कुक बना रहा है, कल खाए थे बाबू आलू पराठा, आज पनीर बना दें, अब बना दो, ऐसा करो, सोयाबीन मैश करके उसमें डालो तो ये एक रील आया था और पौष्टिक होता है। कुक भी बोलता है साले कितने प्रोटीन खा लो तुम्हारा सिलेक्शन तो होना नहीं है, वो बुदबुदाता है अंदर, है ना। किसी दिन उगता है कि 1-2 साल के बाद ऐसे करके बोलता है कि सर बहुत दिन से नहीं बोल रहे थे, काहे बाप का पैसा ख़त्म कर रहे हैं, आपका नहीं हो पाएगा। हमने होने वाले को देखा है रोटी बनाते हुए, तब आपको षट चक्र भेदन होता है और लगता है यार संघर्ष तब शुरू होता है। संघर्ष मस्तिष्क का है, क्योंकि असली संघर्ष बाप और माँ कर रहे होते हैं। जो कहाँ से पैसा भेज रहा है हमको नहीं पता। मुखर्जी नगर तो समाजवाद है, सब एक जैसे है। सबको अगर 20,000 रुपया आने हैं तो कोई अमीर का भी आ रहा है, गरीब का भी आ रहा है, सबको 20,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है, वहाँ संघर्ष है। तो जब अक्सर लड़के या लड़कियाँ कहते हैं मैं संघर्ष कर रहा, ना 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 ना, वहाँ पिताजी कर रहे हैं संघर्ष, वहाँ मम्मी कर रही है जो रोटी तावा पर बनाते हुए रोटी की गिनती भूल जाती है ये सोच के कि क्या हो राजू के पापा आज सुने थे रिजल्ट आने वाला था संतोषवा का। तो कहते हैं हाँ अभी तक फ़ोन नहीं आया, हमारा तो जान धक धक कर रहा है। तब फिर फ़ोन नहीं आता है तो पिता बिना फ़ोन आए समझ जाते हैं कि रिजल्ट आ गया है, बाकी लोग लड्डू खा रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया होगा। दूसरे दिन बाप फिर फ़ोन करता है, तुम इतना नर्वस काहे हो गया है, घबरा काहे रहा है, फिर दो, एक बार में कहीं आईएएस होता है रे बुढ़बा, इतना बड़ा एग्जाम है, दो फिर से। संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। तो यूपीएससी के संघर्ष को केवल विद्यार्थियों का संघर्ष अगर हम बताएंगे तो हम आधी कहानी बताएंगे। संघर्ष तो असल वहाँ चल रहा है जिस गेहूं में चक्की में वो आटा पिस रहा है ना, वो हम उसको जान रहे हैं, वहाँ संघर्ष है। ये दुनिया है। एक मूवी अभी आई थी थोड़े टाइम पहले, 12th फेल, उसमें विक्रांत मैसी ने काम किया था और मनोज सर की लाइफ के ऊपर में निर्धारित वो मूवी थी। जिस तरीके से अभी आपसे चर्चा हो रही थी उसमें चक्की का आया जिक्र, संघर्ष का आया, तो मेरे जस्ट दिमाग के अंदर में वो मूवी आई कि उसमें भी वो चक्की और आटा और संघर्ष वो बिंब है, बिल्कुल है। और मनोज सर मुझे बहुत प्रिय है और मेरा गुड लक है कि वो मुझे बहुत प्यार देते हैं।
मनोज सर और श्रद्धा मैम दोनों, और जो राइटर हैं उनके अनुराग भैया, वो भी सीनियर है मेरे, और बहुत ही सज्जन और ईमानदारी से लिखने वाला व्यक्ति, एक लेखक के तौर पे। और यही कारण है कि वो कहानी इतनी अपील करती है, क्योंकि उस कहानी में ईमानदारी है, व्यक्ति के संघर्ष की भी ईमानदारी है और लिखने वाले की भी ईमानदारी है। तो निश्चित रूप से मैंने जो बिंब वो चक्की का लिया, वो वही है, चक्की में पिस रहा आटा ही है। अब देखना ये है कि कौन तावे पर जाता है और गर्म होकर तब के रोटियों में तब्दील होता है। संघर्ष इस बात का है। जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि एक जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी लोग हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक एरोगेंस रहता है, एक ईगो रहता है कि हम सुपीरियर हैं, हमको पता है। बट जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनमें कॉन्फिडेंस पूरा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक झिझक होती है उनमें कि इंग्लिश मीडियम के से जब वो आमने सामने होते हैं, उस चीज़ को जब वो मूवी के अंदर में भी दिखाया है और जब हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कई बार कि दोनों में से बराबर हैं हर चीज़ में, बट कुछ चीज़ों में वो रह जा रहा है। तो वो दो पक्ष है इसका। होता है। एक तो ये है कि जो रिसीवर है, जो हमारा एग्जाम ले रहा है, उसकी मानसिकता क्या है। ठीक है, ये बात सत्य है कि भारत में कि उसकी मानसिकता अंग्रेजियत वाली है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। अगर मैं ही एंट्री करते हुए दरवाजा खोले और 4 शब्द अंग्रेजी के बोलूं तो सब चहक उठेंगे, अरे विवेकानंद जींस में आया, पुनः वापस आया। हे कालिदास, ये तो कालिदास के संस्कृत का अंग्रेजी वर्जन है। जबकि मैंने 4 शब्द मूर्खता भरे बोले हूँ, बेवकूफ़ी भरे बोले हूँ, जिसको खुद मैं ट्रांसलेट करके सुनूँ तो मैं पागल हो जाऊँ, मैं क्या बोलने लगा हूँ। लेकिन मैं हिंदी में अगर कुछ बोलूँ और विशुद्ध हिंदी में बोलूँ तो तुरंत सब बोलेंगे ये तो कॉमेडियन है। भूल भुलैया में तुमने हिंदी सुनने देखा था, वैसे ही बोल रहा है, अरे पंकज त्रिपाठी। ये मानसिकता है, ये हमारे सांस्कृतिक पिछड़ापन का प्रतीक है, ये हमारी पृष्ठभूमि में बैठी गई कमजोरी है, जिसको हमें ही दूर करना है। हम एक भाषा में बात कर रहे हैं, एक भाषा हम नहीं जानते हैं, एक भाषा हम जानते हैं। हम जिस भाषा को जानते हैं उसको बेहतर प्रेषित कर रहे हैं, जिस भाषा को नहीं जानते हैं उसके विरोधी नहीं है, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जापानीज सीखने की कोशिश करें और उसको अगर गलत बोले तो आप शर्मिंदा नहीं होते हैं, तो फिर अंग्रेजी में क्यों शर्मिंदा होना। एक बात तो ये है, लेकिन ये बात मैं आपको भले सुना रहा हूँ कुणाल, और 10 लोग सुन लेंगे, ये यूपीएससी नहीं सुनेगी। उसका मोटा चदड़ा है, उसके इस बात से कुछ नहीं लेना देना। उसको बुरा लगता है कि उसकी मलमल की कालीन पर कोई मिट्टी लपेटा हुआ आदमी आ जाए और अपनी भाषा से पास करके इस परीक्षा को पास करे। वो अपनी भाषा से आए गए व्यक्ति को भी पास होने के बाद अपना मुलम्मा उस पर चढ़ाते हैं, अपना रंग उस पर चढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान अगर तुम कांटा और चम्मच से खा रहे हो तो उसका भी सलीका है रखने का प्लेट में। यानी वो हमको पहले दिन से बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहला छुटकारा अपनी संस्कृति से पाना है, जिसके बलबूते तुम यहाँ सेलेक्ट होके आए हो। ये पहले दिन से वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो समुदाय ही पूरे भारत को एक बाइस्कोप से बैठकर देखता है, उसको लगता है हम ऊपर से देख रहे हैं और ये भारत नीचे से दिख रहा है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है, ये बहुत प्रैक्टिकल मसला है कि हमारी पृष्ठभूमि में पढ़ाई का थोड़ा जो पैटर्न है वो अंग्रेजी वाले से अलग है। जैसे हिंदी मीडियम में सोमवार सावन का व्रत होता है, अंग्रेजी मीडियम में नहीं होता है। हम सुबह उठेंगे तो हम अकेले तैयारी नहीं करते हैं, हमारी माँ का व्रत और हमारा शंकर भगवान, हम लोग तीनों मिलकर यूपीएससी देते हैं। बिल्कुल। तो हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर से आएंगे 12 बजे दूध चढ़ा के, फिर कुक को बोलेंगे अब खीर चढ़ा दो, तो थोड़ा देर खीर देख लेंगे कि कृष्ण भोग चावल से बना है तो ठीक रहेगा। तब तक में मन करेगा एक आध सेट लगा लें, फिर लगेगा खाना खा के ही लगाएंगे, फिर दोपहर हो जाएगा, भोजन कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। फिर 4 बजे उठेंगे, सोचेंगे रूम में अगर भगवान रखे हैं तो इनको आरती दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत अगर प्रयोग हो गया तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगा, क्योंकि हनुमान जी साक्षात देख रहे हैं, बेड की तरफ ही देख रहे हैं। इधर हनुमान जी का पोस्टर है, इधर लेडी गागा है, इधर काली माँ है, इधर विवेकानंद है, इधर क्या बोलते हैं रोजर फर्नांडिस हैं, सॉरी रोजर फेडरर है। सब तरह का टेस्ट है, सब पूरा विश्व लोग हिंदी मीडियम के पास रहता है क्योंकि उसमें वैरायटी है। फिर रात को प्रार्थना, शनि का मंदिर जो है नेहरू विहार में, वहाँ पर इतने विद्यार्थी जाते थे शाम को पहले। अब वो शनिवार के भगवान ने भी कह दिया कि बेटा पढ़ने से होगा, हम नहीं सक रहे हैं हिंदी मीडियम को पास कराने, हमको कितना भी चना चबेना चढ़ाओ हमसे नहीं हो पा रहा है, धन मांग लो, शक्ति मांग लो, सत्ता मांग लो, यूपीएससी में मुश्किल हो रहा है। भगवान कह चुका है हम लोग से, लेकिन हमारे पत्थर पहनेंगे हम,
हमको ज्योतिष बताएगा कि मूंगा पहन लीजिए, पन्ना पहनिए, इससे भी होता है, 10 प्रश्न तो इससे निकल आएगा। एग्जाम देने जाएंगे, दही खोजेंगे सुबह उठ के कि सुधा का मिल जाए, मेधा का मिल जाए, किसी का मिल जाए। आपके यहाँ सरस शायद है ना, सरस है। वो वाला खा के जाएंगे। सुबह टेम्पू नहीं ढूंढ रहे, पहले दही ढूंढ रहे हैं कि सेंटर पर जाके भी क्या करेंगे अगर बढ़िया शुभ दही चीनी नहीं खाए। ये सब हिंदी मीडियम का मनोग्रंथी है। वहाँ भी बैठे हुए तो पहले मंत्र जो पंडित जी बोले थे कि 5 बार ये मंत्र पढ़ के और एक लौंग मुंह में डाल लेना, उसके बाद पेपर सॉल्व करना। अब ये सब दबाव चल रहा है हिंदी मीडियम के। अंग्रेजी मीडियम क्या है, 3 बजे सुबह मुर्गा खा लेगा सोमवार के दिन, फिर सिगरेट निकाल के NCERT का 3 चैप्टर निपटा देगा। उसको पता है नौकरी के बाद फिर देखेंगे, जब शादी हो जाएगी तब भगवान को याद तो करना ही है, तब जाएंगे मंदिर की पत्नी से बचाइए भगवान, और पति जाएगा और पत्नी जाएगी मंदिर के, भगवान क्या पति दे दिए, अभी से धर्म करके क्या फायदा। उसके बाद वो हो सकता है 7 बजे तक पढ़े और 2 बजे तक सोए और 3 बजे उठ के एक बहुत घटिया फिल्म देख ले अंग्रेजी की, फिर 4 बजे से NCERT पढ़ाना शुरू कर दे। उसके पास वो अवघड़ की तरह कर रहा है, उसके पास कोई नियम कायदा नहीं है। तो ये जो कल्चर का भी अंतर है ना, वो हमको थोड़ा सा पीछे कर देता है। हम खुद तैयारी करते थे तो 15 तरह का पहले चालीसा पढ़ते थे, 15 तरीके के चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, देवी चालीसा पढ़ रहे हैं, गणेश चालीसा पढ़ रहे हैं, अलग अलग दिन पढ़ रहे हैं। इतने में वो जो है ना इराक भरूचा का पर्यावरण का किताब पढ़ चुका, इतने में वो एंशिएंट इंडिया रामशरण शर्मा का पढ़ चुका, इतने में बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया निपटा चुका। उसके बाद हिंदी मीडियम में ये है कि हमारे अंदर एक विवेकानंद पहले से रहता है, तो हमें लगता है मैं गांधी पर अगर पढ़ूंगा तो मैं हिंद स्वराज पहले पढ़ता हूँ या सत्य के प्रयोग पढ़ता हूँ। मेरे गांधी पर विशेषज्ञता कि अगर मुझे पर कोई गांधी जी पर बात करे तो मैं गांधी से ज़्यादा बता सकूँ, जो बेचारे उनसे नहीं हो पाया। ये सब भी एक मायने रखता है, लेकिन इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो पक्ष है अंग्रेजियत भारी पड़ने वाला, उसकी समस्याएं तो इस देश में है बॉस। राजेंद्र नगर में मैं एक बार कोई फ्रेंड के साथ में था, वहाँ पे सेम उसको UPSC के लिए प्रिपरेशन हो रही थी, तो वो तैयारी करना, वहाँ पे कैरियर पॉइंट है, तो हम वहाँ पे गए फॉर्म भरने के लिए। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतने बच्चे थे हिंदी मीडियम, इतने छोटे छोटे दूर दराज गाँव से, और आप मतलब आपको तो पता है, बट मेरे लिए वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे एक कॉर्नर में एक चाय की दुकान थी कोई, तो बाहर हम कुर्सी पे, उस पे कुर्सी भी नहीं थी, वो ये टिन पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो बोले कि भाई वो इतनी फीस ले रहा है, ये ले रहा है, तो बोले कि क्या करना चाहिए। हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे एक लड़का के बैठा है ऐसे ही, तो वो बोले यार मैं एक बार उसको पैसे दे के आता हूँ। ठीक है, मैंने कहा जाओ। तो मैं उस जो लड़का साथ में बैठा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे कि क्या करना है। तो मतलब इतना उसने जो चीज़ बताई ना मेरे को कि मैं कैसे पहुँचाऊँ, इतनी बसें बदल के, ट्रेन में चढ़ गया, ऊपर बैठा हुआ था और फिर वहाँ से पूरा चला और फिर मैं पहुँचा वहाँ तक। सारी चीज़ किस तरीके से माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, पिताजी खेत में हैं, माता जी उसके ऊपर में वो आपके वो गांव में वो जिस पे फूक करके और वो चूल्हा जलाते हैं, है ना, तो वो वैसा वो बिल्कुल मतलब मेरे को वो एक्चुअली इतना पीछे ले गया कि मैं भूल गया कि मैं कहाँ से मैं आ रहा हूँ। सही बात। और आप गला पकड़ के रोने लगे होंगे उसका, मैं ये भाई तेरा संघर्ष मेरा संघर्ष। मतलब गला पकड़ के तो नहीं रोने लगे, बट मतलब वो ऐसा हो गया कि इतना एक्सपीरियंस था कि मतलब हिंदी मीडियम होगा, हिंदी मीडियम। हाँ। आता अंग्रेजी मीडियम वाला भी इसी रास्ते से है। अगर मान लीजिए कोई आया तो उसकी सब कहानी याद नहीं होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, कल्चरली एक डिफरेंस जो है ना, वही यहाँ पर मात कर देता है। भाई साहब मेरे कमरे में इतना ज्योतिष, इतना मेरे कुंडली में रखता था, मैं ज्योतिष बना ये देखने के लिए मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। ये है हिंदी मीडियम, टैलेंट है भाई। मुझे लगा पहले देख लूँ मैं IAS बनूंगा कि नहीं, तो कैसे देखूंगा, मैं ज्योतिष हो जाता हूँ, उससे मैं देख सकता हूँ। मैं ज्योतिष हुआ पहले, मैंने KV राव के क्लासेस किए हैं भारतीय विद्याभवन में। अच्छा, राव साहब मैं प्रॉपर, मैं सच का ज्योतिष हूँ। अब मेरा धंधा दूसरा हो गया, मैं दूसरे को बताने लगा तेरा होगा कि नहीं, तेरा होगा, तेरा नहीं। मेरा राहु केतु खुद ही NCERT साइड कर दिया कि साले जब यही करना है तो अरे इधर। अब सारा गर्म मेरे कपार पे लोगों का ठीक है, सारा ग्रह मेरे कपार पे, सबका उतर के मेरे सिर चढ़ जाए,
मेरा दोस्त लोग बोले ये सब क्या लेके बैठे हो, क्या करो? उनके यार इसका कोई लाभ नहीं हो रहा, तो मैंने अपने लोगों के पास जो दिखाने लाओगे, मैंने हनुमान जी की मूर्ति लगाई रूम पे, कहा इसमें लड्डू चढ़ाओ तब देखूंगा। तो वही दिन भर में 2 किलो 2.5 किलो लड्डू मुझे हो जाता था, क्योंकि पैसा तो मैं ले नहीं सकता भाई, स्टूडेंट हूँ ना, दोस्तों से क्या लूँगा उनसे। फिर मैंने कहा कि चलो नमकीन शुरू करना होगा। तो मैं लड्डू कब तक खाएंगे? कच्चा पनीर फिर मंगवाता था, फिर कुक को इधर लेता था, देता था बनाओ, आधा सब्जी बना लेना, आधा ना सूखा थोड़ा सेक देना, खाली काली मिर्च दे के हमको दे देना। यही हमको राहु केतु से मिल रहा है, ज्योतिष से। मैं अपना भूल गया, मेरा रेखा उखा सब हेमा मालिनी हो गई, इधर उधर जाने लगा। मेरा क्या था मुझे खुद नहीं पता बॉस। ये हिंदी मीडियम टैलेंट है, अंग्रेजी मीडियम नहीं सकेगा कि मैं ज्योतिष बनूं और अपना भाग्य देखूं। मुझे कोई बता नहीं पा रहा था कि तुम्हारा क्या होगा। मैं खुद फिर त्रिकालदर्शी बनने की तरफ अलग कोचिंग में चला गया। यही होता है कि भाई घर वाले बताते हैं कि किस तरह से तांत्रिक, हम भी तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा तांत्रिक भी कर रहा होता है, एग्जाम के दिन वो भी हवन कर रहा होता, फेंक रहा होता धुआं। ये प्रश्न नंबर 6 भाग, ये क्वेश्चन नंबर 7 भाग, वो फेंक रहा है। आप यार कांप रहे हो, कौन बना दिया, मेरा उत्तर कौन दे दिया, साले गलत दे दिया क्या? अब आपको पता नहीं चला सही दिया कि गलत दे दिया, वहाँ तो तांत्रिक दे रहा है उत्तर, आप बस खाली कांप रहे हो। एग्जाम में जो सेंटर में बैठा है, क्या हो भाई साहब? नहीं पता नहीं वहाँ हवन उवन हो रहा है सर, हमको नहीं पता कौन बना दे रहा है साला, मुझे तो लग रहा है सब गलत हो रहा है सर। ये हालत है, ये भी चलता है। गजब हो सर आप, गजब। तो इंग्लिश मीडियम से मुक्त है, और वो कोई बहुत जीनियस, ऐसा जीनियस तो हम लोग हैं, लेकिन हम गलत साला रास्ता इधर उधर हो जाता है हम लोगों का। यूपीएससी से आगे चलते हैं। फाइनली बिहार का जो इलेक्शन होता है वो देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है। म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम होता है। बिल्कुल। और उसमें जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं वो देश में किसी और चुनावों में नहीं मिलती। जो बिहार का जो इलेक्शन होता है वो ज़मीर से डिसाइड होता है, नैरेटिव से। अगर आप एक बिहारी के तौर पे मुझसे पूछिएगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, धरती कसम, कि बिहार का जो चुनाव है ना, वो भोजपुरी गायकों का बिरहा मुकाबला है। बिरहा का मुकाबला? बिरहा मुकाबला, बिरहा मुकाबला। बिरहा मुकाबला मतलब इस नेता की तरफ से ये गाना गा रहा है, उस नेता की तरफ से वो गाना गा रहा है, और जितना गंदा गा सकता है। मतलब आपको लगेगा यार ये चुनाव है कि इलेक्शन में खाली गाना चल रहा है, भोजपुरी का गायक रोज गाना निकाल रहा है, मुद्दा जो गाना में ख़त्म हो गया। वहाँ ही नरेटिव, जमीर, ये सब का बात आप करिएगा, कहेगा सुनिए स्टूडियो है आपके पास, हाँ गाना बनाइए, जाइए जवाब दीजिए, गाना से दीजिए और भोजपुरी में दीजिए। वहाँ और भी भाषाएं हैं, लेकिन बिरहा मुकाबला यानी दुख और दर्द, संघर्ष का गीत इसे चलता है। वहाँ भोजपुरी गायक तय करता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, अभी गाना है, बिहार में मुद्दा नहीं है, बाहर है, नीतीश कुमार है। वाह। जब तक रहेगा समोसा मालू तब तक ना हरियाँ लालू, ये गाना है। भोरे भोरे हो गई शोर, अब नयका लड़का आइल, नया आइल प्रशांत किशोर, गाना है। जिसको भी आना है गाना लेके आना है। मैं ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वही बात है कि बिहारी बिहार से बाहर निकल गया है। अब वो जो है बुर्ज खलीफा पर बैठ के देख रहा है, अगर ये बिहार अभी तक पिछड़ा है, माई गुड लक कि मैं तो निकल गया बिहार से। आपको वो सिगरेट पीते हुए बिहार के बारे में समझा रहा है और कह रहा है बिहार नहीं सुधरेगा। अरे भाई तुमने वॉक ओवर दे दिया है, भोजपुरी गायक मुद्दा बना रहे हैं, वही जो अपने गाने में डालेंगे वही मुद्दा बनेगा। न गले वाला दाल हरे, ये तो राजद के माल हरे। आप सोचिए, ये गाना है, ये चुनाव का गाना है। अगर मैं इसका हिंदी बता दूं तो मुझे शर्म आएगी। ये हालत है बिहार के चुनाव में नैरेटिव की। जब भोजपुरी गायक नैरेटिव फिक्स करेगा तो क्या मुद्दा आएगा। लेकिन इस दौर में, जब सोशल मीडिया का दौर आया है, जब युवा अपनी बात कह पा रहा है, तो अब सोशल मीडिया के दौर से नैरेटिव नेताओं को बनाने पड़ते हैं। जब बीपीएससी के छात्र जब गर्दनी बाग पटना में लाठियां खाते हैं तो बोलते हैं कि नौकरी मेरा मुद्दा है, तो नेताओं को डर से बोलना पड़ता है कि हम नौकरी देंगे। जब कोई बेरोजगार बोलता है कि यहाँ पर उद्योग होना चाहिए, हम नहीं जाएंगे मुंबई कमाने, क्योंकि मुंबई में कोई हमारा कॉलर पकड़ के बोलता है कि यहाँ मराठी बोलो तब रहने देंगे, नहीं तो भगा देंगे। तो एक तो बात है कि हम लड़ेंगे वहाँ क्योंकि देश मेरा भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम ना ही जाएं, ऐसी व्यवस्था इस राज्य में क्यों नहीं है। तो फिर वो नैरेटिव निकल के आता है कि रोजगार क्यों नहीं है, उद्योग क्यों नहीं है। तो जब उद्योग नहीं है, क्यों नहीं है, तो भाई अगर हम उद्योग लगाएंगे और कल उद्योगपति का बेटा ही किडनैप हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन बिहार अब बदला है,
ये कुछ पुरानी कहानियाँ हैं। तो इस चुनाव में जो है रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको युवाओं ने बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। युवा डरा रहा है कि हम परिवर्तन कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये केवल बिहार का नहीं है, पूरे देश का है, कि जो वोटर है ना वो अब कैडर बन चुका है। चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, वोटर नहीं है, वो कैडर है। और कैडर कभी नैरेटिव सेट नहीं कर पाता है, वो बनाए गए एजेंडे को लागू करने के लिए जाता है। हमने ये मुद्दा दे दिया, अब लाठी लेके इसको आप फैलाओ। वोटर नरेशन पे वोट कन्वर्ट करता है, इधर जाएगा कि उधर जाएगा। कैडर को क्या लेना है? कैडर तो जिस रंग का है वो उस रंग की लाठी लेके हाँक रहा है। तो ये पूरे देश की समस्या है कि नैरेटिव पर चुनाव नहीं हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है। तो जिस दिन नौकरी मुद्दा बनेगा, जिस दिन रोजगार मुद्दा बनेगा, जिस दिन उद्योग धंधे की स्थापना मुद्दा बनेगी, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनेगा, उस दिन बिहार तो ठीक हो ही जाएगा, इस देश में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से। यूथ का वोट जो है वो अब किस मुद्दे पर जाएगा? लाइक एक तो है जॉब, जाति या जुमला? नहीं, हम जैसे अभी आपने जॉब के लिए तो बोला ही। आदर्श स्थिति में हम बोल देते हैं कि जॉब पर जाएगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि यूथ को बूथ पर बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। इस देश का यूथ बूथ पे बर्बाद हो रहा है, खर्च हो रहा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है ना, वो बूथ पे खर्च हो रहा है, चाहे मेरे तरफ से हो रहा हो, चाहे किसकी तरफ से हो रहा हो। हमने इस देश के यूथ को बूथ पे खर्च कर दिया। ऐसी स्थिति में जब हम रोजगार की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, तो हम एक फॉल्स वादा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्रॉस क्वेश्चन करने वाला पीढ़ी है ही नहीं हमारे सामने। तो हमें डर नहीं लगता। लोकतंत्र में अगर राजनीति को डर नहीं लगेगा तो वो तानाशाह हो जाएगी। आपको परिवर्तन का डर हर क्षण होना चाहिए। यही लोकतंत्र की शर्त है, पहली और आखिरी। हम तुम्हें बदल देंगे, ये डर दुनिया के किसी भी आदर्श लोकतंत्र के किसी भी सफल नेता को भी होना चाहिए कि हम कल बदल जाएंगे अगर हम गड़बड़ होंगे। तो भारत में भी ऐसा है कि जो जहाँ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बैठा है, हमको पता है कि सत्ता की फैक्ट्री है हमारे पास, हमसे ये जमीन कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर युवाओं को अपना करेज दिखाना होगा, यहाँ पर युवाओं को अपने वक्त से आगे जाने की ठसक दिखानी होगी, तभी भारत की राजनीति चेंज होगी। ये केवल मसला बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। युवाओं को खड़े होकर अपने पक्ष में मुद्दे उछालने होंगे, बनाने होंगे, और राजनेताओं को दिखाने होंगे कि ये मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आवरा का डाबरा होगा, हम तुम्हें हटा देंगे। लेकिन ये कैसे होगा? एक युवा रोजगार की बात करता है, पीछे से कॉलर पकड़ के एक कह देता है, पागल हो क्या रे, इधर खड़ा हो या उधर खड़ा हो, बीच में क्यों तुम खड़े हो, किसी और जाओ। तो वोटर को कैडर बनाने की प्रक्रिया में लोकतंत्र खतरे में आएगा। बिहार में कास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है शुरू से, इलेक्शंस के टाइम पे वैसे भी। तो क्या इलेक्शंस के अंदर में जो कास्ट किंग मेकर के रूप में जब निकलती है चीज़ें, तो आज ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी बिहार की नहीं, बल्कि ये सच है कि पूरे भारत में बिना कास्ट के कोई चुनाव नहीं होता है। आप राजस्थान से हैं, बिल्कुल। आप अपने यहाँ भी समीकरण देखो, बिल्कुल है। या तुक्के से आपके जो कैसे जो होगा, हाँ, तो वो राजनीति जात से तय होती है। क्यों ताकतवर बनेगा, किसको महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, नहीं, उस जात से होता है। बिहार क्यों बदनाम है? ये लोग, हम लोग बोलते ज़्यादा हैं, कोई एक्सपोजर का मसला है। हम इतना बोल देते हैं कि हम अपनी वाली दिखा देते हैं आपको, आप थोड़ा हमसे कम बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बिना जात के भारत में राजनीति कहाँ है? दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम से लेकर पूरब तक जात ही भारत की सच्चाई है। जिसको ऋग्वेद के पुरुषोक्त के 10वें अध्याय में, ऋग्वेद के पुरुषोक्तम में जिसको वर्णित किया गया है कि मुंह से ब्राह्मण और बाँह से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र, जब आपके शास्त्रों में ये थ्योरी लिख दी गई है, उस देश में आप कहेंगे कि चुनाव बिना जाति के होता है, तो इतना कोरा झूठ बोलने वाली राजनीति पे क्या किया जाए? कम से कम इतना तो सच बोल दो कि हाँ हम बेईमान हैं, हम एक खराब राजनीति करते हैं जो जात पे आधारित है। लव मैरिज से जातीय राजनीति नहीं खत्म होने वाली है। तो और अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में एक थाली में खाना खाते वक्त जाति नहीं पूछने से भारत का समाज नहीं बदल रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं उस ब्लैक होल में समा जाती है जब आप बूथ पर खड़े होते हो। फिर आपका ब्रेन एक ही अलार्म बजाता है, किस जाति का नेता। बहुत हैवी प्रैक्टिस है, इससे पिंड छुड़ाने के लिए बहुत हैवी प्रैक्टिस करना होगा, एक पीढ़ी को बहुत मेहनत करनी होगी।
अभी हम क्लब में डांस करते हुए जाति नहीं पूछते हैं और बियर एक दूसरे से बदल लेते हैं, तो हमें लगता है यार कास्ट सिस्टम तो ख़त्म। लेकिन जैसे बाबूजी को फ़ोन करेंगे वहाँ बताएंगे कि अगर जीत गया ये तो मुश्किल कर देगा जीना, इसकी जाति बहुत है। ये सच्चाई है। ये क्लब में ना डांस कर रही वहाँ को नहीं पता है जो बोलते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, आई लव मैकडी। ठीक है ना। तो जब तक इस देश का युवा इस स्लोगन से काम करेगा, आई हेट पॉलिटिक्स, आई लव मैकडी, आई लव बर्गर, तो कहाँ से आप जातीय राजनीति को बदल पाइएगा बॉस। इन्वॉल्व होइए। अगर आपका ब्रेन कहता है, आपकी सोच, आपकी समझ कहती है कि भारत को जातीय राजनीति से मुक्ति चाहिए, तो फिर आओ, उतरो, ये तो करना होगा। आई लव पॉलिटिक्स बोलना होगा। आपके हिसाब से दोस्ती की परिभाषा क्या होती है? दोस्त मेरे लिए वही है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने दोस्तों के शुभेच्छाओं और उनके प्रयास और प्रोत्साहन का साकार रूप हूँ। मैं दोस्त के बिना जीवन को, आपका जो भी समाज शास्त्र आपने पढ़ा है ना, उसको दोस्त ही फुलफिल करता है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। मैं कहता हूँ कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है लेकिन फिर वो दोस्तों से घिरा होता है और तब वो मनुष्य के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है, क्योंकि उसको दोस्त मिल जाते हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है बॉस, उसको साथ रखिएगा किसी भी मुकाम पर, कैसे भी। मैं कुएं पे बैठ के, तभी हमारे दौर में अदनान सामी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले आए थे नए नए, उनका उंगली चलता था ना, तो मैं कुएं पे बैठ के ईंट से लकीर खींच के हाई स्कूल के अपने कुएं पे बैठ के उसमें कुएं में सर नीचे करके गाता था, तो सराउंडिंग आवाज़ आता था, रिवर्ब मिलता था, तो लगता था मैं माइक में गा रहा हूँ, और बैठ के मैं उस पर उंगली चलाता था कि यार काश। तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम ना गजब उंगली चला रहे हो यार, अब तुम ना खरीद लो हारमोनियम, तुम्हारा उंगली चलने। अगर उस दिन मेरा दोस्त बोलता था कि ये पागलपन है बे, साला क्या करते हो तुम, तो मैं जीवन में हारमोनियम नहीं बजा पाता। मेरे दोस्त ने उस बेतुकी प्रैक्टिस को कहा कि यही संगीतकार बनने की पहली कक्षा है, लगे रहो। और आज मैं तोड़ देता हूँ हारमोनियम बजाते, उंगली चलती है मेरी ईश्वर की कृपा से। लेकिन दोस्त, मेरे दोस्त ने पहली बार मेरी किताब लिखने पर मेरे दोस्तों ने मुखर्जी नगर में पर्चा साटा कि हिंदी का नया सनसनी आ रहा है। हंसते थे लोग उस पर, यार कौन लेखक बन पाया है। मैं लिखता था और मेरा दोस्त सिगरेट इधर साइड में रख के लैपटॉप पर उसको टाइप करता था, और 5-7 दोस्तों ने मिलकर डार्क हॉर्स कहिए तो यूं कहिए लिखा। और आज वो किताब ही मेरा परिचय है दोस्तों के कारण। मेरा एक दोस्त है निश्चित, उम्र में हमसे छोटा है, भाई है अपना। जिस दिन मेरी किताब रिलीज होने वाली थी ना, सुबह 13 अप्रैल को, 12 अप्रैल को रिजल्ट आ गया यूपीएससी का फाइनल, उसका नहीं हुआ। अब हम सबको लगे कहाँ पर है कि यार मेरा जो सबसे जरूरी जो दोस्त था, जो उस कार्यक्रम का मुख्य था, उसी को सारा कार्यक्रम अरेंज करना था, उसी का रिजल्ट नहीं आया। अब मैं उसको क्या समझाऊंगा, वही आया जीटीबी नगर के मेट्रो स्टेशन पर, मुझे गले लगा बोला कि भैया टेंशन नहीं लेना है, हमारा हुआ नहीं है, कल वाला प्रोग्राम का क्या तैयारी है, नाश्ता उस्ता हुआ, ये सब फूल गुलदस्ता ये सब का अरेंजमेंट सब हो रहा है। ये दोस्त, उसको पता है आज मेरा रिजल्ट नहीं आया, कल तो फिर आना है मेरे दोस्त का रिजल्ट, कल किताब विमोचन होना है डार्क हॉर्स। तो मैंने वो दोस्ती देखी है। गांव के दोस्त हों, दिल्ली में दोस्त मिले हों, आज भी जो दोस्त बनते हैं वही संपत्ति है आपकी। पंकज त्रिपाठी कैसे लगता है आपको? पंकज त्रिपाठी हम लोगों की उम्मीद है और एक उदाहरण है कि मिट्टी कैसे सोना बन के चमक सकती है। निश्चित रूप से जब आप अपने जैसे व्यक्ति को सफल देखते हैं ना, तब आपको डर नहीं लगता। आपको लगता है अरे यार केवल रास्ता ढूंढना है, मंजिल तो दिख रहा है, तो यात्रा छोटी हो जाती है, फिर डर नहीं लगता है। एक वीडियो पंकज सर की मैं कहीं देख रहा था, तो उसमें पंकज सर ये बताते हैं कि बोले मुझे ना बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों का शौक़ नहीं है आज भी। बोले गाड़ी भी इसलिए बड़ी खरीदी कि जब मैं कोई मूवी के लिए जाता था वहाँ पे सीन करने के लिए, तो बोले लोग ये ना समझ लें कि छोटे एक्टर को कास्ट कर लिया इसलिए बड़ी गाड़ी खरीदी। तो आज भी मेरे को छोटी गाड़ी और सिंपल रहना ही पसंद है, कुछ महंगी सी चीज़ों का वो नहीं है। तो जब इस तरीके के हम एक्टर्स देखते हैं आज के दौर में, और एक दूसरी तरफ जो एक्टर्स जो कि बहुत लग्जरियस लाइफ और फ्लॉन्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे एक ज़िंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है और कितनी
सहज हो सकती है और उसमें भी मज़ा है उतना ही, वो दिखता है वो चीज़। निश्चित रूप से। और जिस पहचान, जिस क्वालिटी के कारण आपको पहचान आपकी बनी है, आपको कम से कम वो तो मेंटेन आपको रखना होगा ना, वो तो आप बनाए रखना होता है। लेकिन है कई लोगों पर मिट्टी, कई लोग पाउडर लगा के मिट्टी बेचते हैं, चेहरे पे पाउडर लगाया और दुकान मिट्टी की बेचे है। तो पंकज भैया ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिट्टी हाथ में लेके ही मिट्टी को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, उन्होंने चेहरे पे पाउडर लगा के मिट्टी नहीं बेचा। तो ऐसे लोग हैं और यही लोग आदर्श भी बनते हैं, प्रेरणा देते हैं और पुकारते हैं कि आ जाओ रे, यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ पहले से हम गमछा डाल के रखे हैं, आ सकते हो, आओ आओ आओ। बुला रहे हैं हम जैसे लोगों को। हमें लगता है देखो भैया पहुँच गए हैं, अब लपक के चढ़ जाना है, वहाँ सीट है ना भैया, अरे सब गमछा डाल दिए, आओ कोई डर नहीं है, यहाँ आ सकते हो। यही बात। एक चीज़ और कि एक कॉमन चीज़ मैंने जो नोटिस करी कि अगर कोई बिहार से एक अच्छे लेवल पे जब बंदा पहुंच जाता है तो वो आज भी उस चीज़ को भूलता नहीं है कि वो किस तरीके से वहाँ पहुंचा। इन जनरल कुछ कुछ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अधिकतर लोग भूल रहे हैं। फिल्म की दुनिया के लोगों को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि वो लोग, जो कुछ लोग हैं गिने चुने, वो नहीं भूल रहे हैं। जिसमें अभी एक पर हम लोगों ने चर्चा तो पंकज भैया पे कर ली, लेकिन यही बात मैंने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में बोली कि नहीं, ये दिक्कत है कि सफल लोग अपने को उसी रूप में नहीं रख पा रहे। इसी कारण हमारा परिचय किससे हो रहा है, क्योंकि हमें रिक्शा चलाने वाला ही अपने कल्चर के साथ सरवाइव करता हुआ मिलता है। तो वही कजरी गा रहा है, वही भोजपुरी में बात कर रहा है, तो आपको लगेगा यही है बिहार। तो मैं यही कहूँगा कि सफल लोग जो हैं, वो जिस दिन वो सफल लोग क्या कर रहे हैं, सफल लोग बैठे हुए हैं शहरों में, वो दिल्ली से नहीं जा पा रहे हैं छठ में घर, वो यही वीडियो बना रहे हैं बड़ा इमोशनल सा, यही ठेकुआ बना रहे हैं छत पर, उसी में बाल्टी में पानी दे के वहीं अर्घ दे रहे हैं। और जो गरीब गुरबा है वो रेलवे के गर्म इंजन में चिपक के जा रहा है छठ मनाने। तो कल्चर वो बचा रहा है कि ये वीडियो बनाने वाले बचा रहे हैं, ये इमोशनल गाना गाने वाले बचा रहे हैं, वही बचा रहा है बेचारा, जिसकी सूप में जो है 25 रुपये का फल रखा हुआ है, बिल्कुल वही बचा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अरे कल्चर ये कमज़ोर लोगों का, नहीं, सफल लोगों ने उस लाइन से खुद को हटा लिया है, उनको उस कतार में आने में शर्माना नहीं चाहिए, आना चाहिए। और ये बात मैं केवल बिहार के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी राज्य के, किसी भी समाज के सफल लोगों को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के साथ खड़ा होना चाहिए और उसको बल देना चाहिए। आप लोग इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हैं, राजस्थानी, बंगाल भी भाग्यशाली है, साउथ इंडिया वो करता है। पता नहीं हम लोग को क्या हो गया, काहे इतना घबराता है, इतना डरता है, भगवान जाने। जबकि ऐसे डरने की बात नहीं है। मैं दिल्ली याद कहा, सब बिहारी को रूम नहीं देता, ये सब फालतू बातें थी। रूम कैसे नहीं देगा, हम ही मैंने खरीद लेते थे। मैं भी जब आया था पहली बार, मेरे पापा ने कहा खरीद ले, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की बात आई है तो सर एक चीज़, भगवान राम श्रेष्ठ क्यों थे? हालांकि ईश्वर की श्रेष्ठता पर कैटेगरी वाइज तो बात नहीं कर सकते कि कौन से भगवान थे, ये सब तो वो टीवी पत्रकार का काम है, मुर्गा लड़ाएगा वो, किसी दिन भगवान में तीर धनुष चक्र उक्र चलवा देगा, ये बोल के ये भगवान अच्छे कि वो भगवान अच्छे। लेकिन जो श्री राम का चरित्र है वो भारत में इस तरह से है कि हम जो 5000 साल की सभ्यताओं की जब बात करते हैं ना, तो उसको अगर हम एक आकार के रूप में देखेंगे जिस दिन, कि ये भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का आकार रूप है जो 5000 साल की यात्रा से बना है, तो वो चरित्र श्री राम का होगा। इसलिए हम एक आदर्शतम रूप में राम के चरित्र को देखते हैं। कृष्ण हमारी संस्कृति का व्यवहारिक स्वरूप है, जो कहते हैं पॉलिटिक्स करो, इन्वॉल्व हो, थोड़ा राजनीति करो, थोड़ा झूठ भी बोलो कोई बात नहीं है, युद्ध करो कोई बात नहीं, मार दो कोई बात नहीं है। राम कहते हैं त्याग करो, करुणा से रहो, सत्ता छोड़ भी दो। तो वो हमारे संस्कृति का आदर्शतम पक्ष है। कृष्ण हमारे संस्कृति का व्यवहारिक पक्ष है। तो हमेशा आदर्श जो होता है वो व्यवहार पर बढ़त बनाता है, क्योंकि व्यवहारिकता का भी अंतिम उद्देश्य ये होता है कि आदर्श राज्य की स्थापना हो। बिल्कुल। महाभारत जब खत्म हो रहा है तो कामना यही है ना कि एक शांत, एक समृद्ध राज्य की स्थापना हुई कि नहीं। तो व्यवहारिकता का भी अंतिम उद्देश्य आदर्श है, और आदर्श का प्रतीक कौन है? श्री राम है। इसलिए श्री राम हर काल में पूजनीय है और सबके लिए पूजनीय है। गमछा रेवोल्यूशन क्या था सर? एक
फ्लुक सुसंयोग है, मुझे एक यही सीपी के किसी होटल में मैं ऐसे गमछा लपेट के गया अंदर, उसने कहा इसको उतार लो तब अंदर जाओगे। मैं नहीं माना, थोड़ा उम्र और जगह आंदोलन करके उठा था, मुझे लगा अरे कौन दिल्ली में ये करेगा, तो वही कपड़ा वपड़ा ऐसे समेटे घुसे ज़बरदस्ती खाना खाए। फिर मुझे लगा यार ये ना मुझे रोक लिया इसने, ये तो कितनों को रोका होगा? मामूली घटना नहीं है, पहले भी रोका होगा और बाद में भी रोकेगा। तो मैंने उसके मैनेजर को बुलाया, मैंने सुनो कांड करेंगे अब। कांड करेंगे? हाँ कांड तुम करके जाएंगे यार। कहा आपको तो खाने दे दिया, हमने ना 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 ना, तुमने ना कंधा गलत चुन लिया, ये गमछा गलत कंधे का छू लिया, मेरे जैसा तो रोज आएगा आदमी। अब मैं कोई दिल्ली के मेयर का लड़का थोड़ी सॉरी बोल दो कि मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, मेरा ईगो ही नहीं है साला, किसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ये नहीं है ईगो यार, किसको समझाएंगे। हम बिना ईगो का है, ईगो लेस आदमी है हम, तो अब एक मौका है तुमको ठंडा करके जाएंगे और बताएंगे सबको कि गलती ऐसा नहीं करना किसी कमज़ोर आदमी के साथ। और फिर मैं बाहर आया, आंदोलन से एक जो पहचान थी तो मीडिया के लोग जानते थे, सोशल मीडिया पे लिखता था ठीक ठाक, तो वहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ मुखर्जी नगर में रात को ही 1 बजे। और सुबह से जो है ट्विटर पर, मैं तभी था भी नहीं, मुझे पता भी नहीं ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनता है, 19 की बात है, और वो एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन बन गया। और बिहार वहार यूपी के तो सड़कों पर लड़के गमछा लेके निकले, और आज आप देखिए गमछा फैशन है। बिल्कुल, कोई माने ना माने इसके फैशन बनने में उस घटना का योगदान है कहीं ना कहीं। पहचान भी है सर, फैशन के साथ साथ पहचान भी है। और अब तो मैं गमछा पहनने का पैसा लेने लगा हूँ, मंच पे जाता हूँ बोलता हूँ गमछा का अलग से इतना 1000, कहता ठीक है सर ले लेना, पहन। मैं बोलता हूँ ये बताने के लिए गमछा कीमती चीज़ है, ये भी तो मैसेज देना होगा ना। सोच रहे हैं मज़ेदार हो सर आप। आगे चलते हैं इस पॉडकास्ट में, रैपिड फायर। जात या यूथ, किसका वोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आज की राजनीति में जात का, भविष्य में यूथ का, हम ऐसी उम्मीद करें। जनता ज़्यादा समझदार है या इमोशनल? नेता सबसे समझदार है। तो जनता बेवकूफ़ है? ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन नेता होशियार है, ये बोल के ताली बजवा ले सकते हैं। नेता झूठ बोलता है या आदत से मजबूर है? नहीं, उसकी ज़रूरत है। अगर बिहार एक शब्द में होता तो क्या होता? संघर्ष। छठ का सबसे यादगार मतलब वो एक ऐसा पर्व है जो, मतलब आप घाट पे जब खड़े होकर नदी के किनारे सूर्य को अर्घ देते हैं तो आप कभी महसूस कीजिएगा, कभी भी नदी के किनारे, लेकिन तो आपको महसूस होगा कि ये जो पर्व है ये केवल बिहारियों का नहीं है, ये दुनिया के किसी भी नदी के किनारे कोई भी व्यक्ति अगर उस तरह से खड़ा होगा और उतनी पवित्रता और उतनी सफाई के साथ, तो उसको पर्यावरण के प्रति जो एक चेतना आती है ना, वो उसको महसूस होगा, प्रकृति की ताकत से परिचित होगा। आप कभी भी करके देखिएगा, कहीं भी कोई भी समाज का व्यक्ति करे। हमारे यहाँ कई ऐसे उदाहरण हैं जो मुसलमान भी छठ करते हैं अच्छा बिहार में। हालांकि मीडिया उसे उतना उभार के नहीं दिखाती है क्योंकि ये राजनीति के लिए फायदेमंद वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा है। कांवर लेके जा रहे हैं देवघर में कई मुसलमान। अच्छा हाँ, लेकिन मैं अगर बोलूँगा कैमरा पे तो अभी कमेंट आएगा तूने देखा है रे, तो फिर मैं जाके कहूँगा देखा है, किस डेट को देखा था, चल मुझे दिखा, मैं कहाँ दिखाऊंगा बताइए। फिर आप कहेगा अरे डिलीट कर यार, ये कहाँ फंसा दिया ये पॉडकास्ट में लोटपट में ना। ये मजबूरी ये है ना, लेकिन है हमारा समाज ऐसा, इसमें बुरा नहीं है। छठ त्योहार है या तपस्या? नहीं, वो तपस्या तो है तकनीकी तौर पे, लेकिन सामाजिक तौर पे त्यौहार है। छठ आप अकेले नहीं मना सकते, होली अकेले मना सकते हैं। ले मैंने तुझे लाल रंग मैसेज किया, तू हरा कर। ये ले पिचकारी, अभी मैं लगाता हूँ रणबीर कपूर वाला गाना, चिर चिर उधर से स्टोरीज। होली मना सकते हैं आप, दशहरा भी ऐसे मना सकते हैं, हैप्पी दशहरा। छठ ऐसे नहीं मना सकते, छठ के लिए जाना होता है, क्योंकि उसमें गेहूँ सूख रहा है, फिर गेहूँ पीसने की तब प्रक्रिया है, फिर ठेकुआ बनेगा, फल धुल रहा है, फल जो लाएगा वो पवित्र होना चाहिए। जहाँ फल जो बेच रहा है वो भी स्नान करके उसमें शामिल है कि हम गंदगी से नहीं रहेंगे। पूरा बाजार साफ़ हो रहा है, उसको साफ़ करने वाले लोग हैं जो समाज के हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो वहाँ तो धनिया की माँ, बुधनी की माँ, रजुआ की माँ, संजुआ की माँ, वो सब मिल के आटा सान रही है, छठ का गीत गवा रहा है, ठेकुआ बन रहा है। तो एक समाज शामिल होता है। आप परिवार के साथ छठ नहीं मनाते हैं बॉस, परिवार के साथ आप त्यौहार मना सकते हैं, छठ समाज के साथ मनाते हैं। यही ताकत है उस पर्व की। समाज नहीं है तो फिर छठ नहीं है। घाट तैयार करना है, नदी को साफ करना है, एक परिवार कर सकता है क्या? समाज करता है। इसीलिए ये पर्व ग्लोबल हो गया है। कल आपको इसी समाज शास्त्र की तरफ लौट के आना है। छठ उसका सूत्र है।
जो आपको बताता है कि समाज की ओर लौटो। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। छठ घोषणा करता है कि प्रकृति की ओर लौटो और समाज की ओर लौटो, आवाज़ लगाता है। और जो ट्रेन पर लद के लोग जा रहे हैं ना, वो बुला रहा है घाट, आओ प्रकृति की तरफ आओ, गांव की तरफ आओ, समाज की तरफ आओ। लेकिन जो सफल उपलब्धियों वाले लोग हैं नहीं आ रहे हैं, उनके कान के पर्दे मोटे हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर छठ एक कविता होती तो पहला शब्द क्या होता? वही समाज, समाज। समाज उसका पहला शब्द समाज होता है। सूर्यदेव भी उस समाज का हिस्सा है, वो उसी गोल का हिस्सा है, उसके केंद्र में है। लव पोएम या पॉलिटिकल पीसेस क्या लिखना पसंद है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। आई लव पॉलिटिक्स। आई हेट बर्गर। आई हैड बर्गर खराब लगता है। पकौड़ी सकौड़ी अच्छा लगता है। आपके यहाँ कढ़ी पकौड़ी जो मिलता है, कढ़ी मेंस पकौड़ी, में कढ़ी देने जाता कचौरी। था, राजस्थान मेंस जब देने आता था तो मैं 5-6 दिन इतना कढ़ी पकौड़ा खाता था। एक बार मैं चला गया बनियान खरीदने, मुझे ये डर लगा कि इसमें भी कढ़ी ना डाल दे ये। बनियान में? हाँ, इतना मेरा कढ़ी पकौड़ा मेरे दिमाग में, मैं सुबह शाम दोपहर यही खाता था मैं। एक लाइन जो बार बार लिखने का मन करता है? गांव। और गांव मेरे लिए नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये भी मैं बता दूं। बहुत लोग जब मैं बोलता हूँ गाँव के, बोला अच्छा ये पुराना चीज़ को थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अरे मैं कोई एंटिक चीज़ नहीं बेच रहा हूँ जनपथ में कि ये वाला मोबाइल ले लो, पुराना जमाना घुर्र घुर्र आवाज ना ना ना, मैं भविष्य बता रहा हूँ। जब आप मेरे ही खेत का और सामान ऑर्गेनिक बोल के 3 गुना दाम में खरीद रहे हो, तो वो भविष्य है कि वो नॉस्टैल्जिया है? इसका मतलब वो तो फ्यूचर है आपका, वो तो आपकी ज़रूरत है। यहाँ 5 स्टार होटलों में झाड़ू लगा रहे हैं, लालटेन टांग देते हैं, सोफा में मिट्टी घस देते हैं, खुजली वाला पौधा किसी दिन लगा देंगे कि एक हाथ से नान खाओ, एक हाथ से खुजलाओ तो फील आएगा। तो ये तो जब आप 5 स्टार होटल में ऐसा कर रहे हो, तो मैं तो जब गांव की बात कर रहा हूँ तो मैं तो आपको बता रहा हूँ भविष्य इधर ही भाई, तेरे इधर जाना होगा, है ना। बाड़मेर के रेगिस्तान में आप बैठ जाओगे जब आप जैसलमेर में, तो वहाँ बाजरे की सूखी रोटी के साथ लाल मिर्च की चटनी के साथ प्याज खाओगे, तभी बसंत राज आपसे मुलाकात करेगा उतर के। नान खाते हुए आपको बसंत का अनुभव नहीं हो पाएगा उस रेगिस्तान में भी। तो ये ज़रूरत है आज की गाँव। तीख हुआ आप सिर्फ खाते हैं, बनाते भी हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। मतलब मेरा अगर ये कहानी वानी नहीं चलता तो मैं शादी ब्याह में खाना बनाता, बढ़िया कुक हूँ मैं। मैंने अपने 2 दोस्तों के तिलक में खाना बनाया, मतलब 40-50 लोगों का तो मैं अच्छे से बना लेता हूँ। 40-50 लोगों का खाने बनाने लगा तो मेरे घर में पूरा टेंट का सामान है। मेरी मम्मी खुद मंगा दी कि बेटा इतना छोटा कलछुल से तेरा काम हो नहीं रहा है, तो लंबा लोहा वाला ले। तो उसने बड़ा कढ़ाई ये सब मंगा के रख दिया। मैं प्रॉपर खाना बनाता हूँ, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुगलई और नॉर्थ इंडियन में जो भी बनता है। रोटी और चावल नहीं बना पाता हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा अभी तक। मतलब गीला हो जाता है चावल और रोटी गोल नहीं हो पाता है। तो बस ये माँ की चीज़ें बना ले, ये 2 चीज़। इस पॉडकास्ट के बाद में एक इंसान है, मैं उनकी वीडियो ज़रूर आपको दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि इतना जो मज़ा आपके साथ बात करने में आ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से जवाब देते हैं। वो भी कॉमेडियन और मैं कॉमेडियन नहीं। आप तो नहीं भाई, एक नया कैरियर आप मत शुरू कर दीजिए, साले बहुत लोगों को तनाव हो जाएगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ करने, नहीं ठीक है, मेरी रोटी गोल नहीं हो रही है, दूसरों की क्यों बिगाड़नी, तो ठीक है। अरे रवि गुप्ता। रवि मेरा परिचित है बेचारा। एक दिन फ़ोन पे कह रहा था कि मैं डार्क हॉर्स सेवन करता हूँ रोज। डार्क हॉर्स सेवन करता हूँ रोज? मैं शिलाजीत नहीं लेता हूँ। काला कवर है आपका, घोड़ा साक्षात अगर है तो अश्वगंधा यही है, तो उसी को चाटता है, तो इतना ह्यूमर उसमें है। आप किताब को चाट के देखिए, आपको अश्वगंधा लेने की जरूरत नहीं है। डार्क हॉर्स अगर आप देखें तो शानदार किताब है। ओह गॉड। हाँ, आप लोग कवर देखिएगा, वो कसम से वो एकदम अश्वगंधा गोल्ड है एकदम, आप उसको देखिएगा। और मैंने इसलिए प्लास्टिक वाला कोटेड कवर बनवाया कि लोग चाटे तो गीला ना हो। सर,
आपकी जो वाइफ हैं वो एक एसीपी हैं और आप एक लेखक हैं, तो ये कलम और बंदूक की जो लव स्टोरी है वो कैसे शुरू हुई? नहीं वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो एसीपी है वो घर में घुसती हुई तो बेल्ट लहराते हुए कि कहाँ है रे लेखक, पिस्टल मेरे गन पट्टी पर रख दे, तू लिख रहा है अभी तक, हैंड्स अप, मैं कलम रख के ऐसे कर दूँ कि क्या करूँ देवी, मेरा काम है लिखना, ऐसा नहीं होता है। या मैं कलम लेता हुआ आऊँ तो मैं कहूँ कि रखो, जब तलवार मुकाबिल हो तब कलम निकालो, मैं उसको नहीं उत्साहित करता हूँ। इसलिए लव स्टोरी चल जाती है कि हम लोग दोनों का काम ऐसा है कि एक दूसरे को सलाह नहीं दे सकते हैं। मैं उसको पुलिसिंग में उनको सलाह नहीं दे सकता हूँ, वो मुझे लिखने में सलाह नहीं देती हैं। ऐसा जीवन बहुत सुखी होता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को किसी काम में सलाह देने लायक ना रहे। इसलिए कलम और जो पिस्टल है वो साथ साथ एक निर्वाह कर लेता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं सोच रहा हूँ कि कभी कुछ प्रेम कुछ या ऐसा कुछ लिखूंगा। अब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ हूँ, आलू पराठा खा रहा हूँ, उधर से वो आवेगी पिस्टल रख देगी प्लेट के बगल में। अब जो मैं आलू पराठा खा रहा होता हूँ बारूद पराठा लगने लगता है। बारूद पराठा लगता है इसमें से बारूद जैसा गंध क्यों आ रहा है, तो अच्छा ये आ गई है, पिस्टल रख दिया है। फिर बैठ जाएंगे डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर, अब सुनाएंगे। मैंने कहा खाना खा लो, मैं इंतजार करते करते खा ले, खा लगा मुझे उल्टी आ रही है। मैं क्यों? अभी एक टंकी में मैंने जो लाश देखी है विभत्स, किसी तरह से उसको निकाला है। मैंने कहा कौन? बोला बहुत पता लगाने के बाद पता चला शायद कोई लेखक या कवि था। अब तो मैं कहाँ पर गया मैं ही। फिर बोलूँगा और अरे यार पोस्टमार्टम कराने में लेट हो गया, रिपोर्ट आई तो मैं तो एकदम हैरत में हूँ। क्या हुआ? बोला 4 पंक्ति गले में अटका हुआ मिला है, शायद पूरा डिलीवर भी नहीं कर पाया, किसी ने कलम भोंक के मारा है। क्या कर रहे हो तुम? हम कुछ नहीं खा रहे बस साथ बैठे। अब उसमें क्या लिखिएगा ऐसी स्थिति में, है ना? तो लेकिन मेरी पत्नी भी लिखती उखती हैं, लेकिन अब पुलिस की नौकरी में लिखना है तो FIR ही लिखने में ज़्यादा फायदा है। तो चलता है। कुछ गाने सर आपके बड़े चर्चा में रहे हैं। मैंने सोचा आप तो समझदार आदमी, आप जान रहे कि अगर फीस नहीं दिया तो इस आदमी से गाना नहीं सुनना है, लेकिन अब आप अच्छे लोग हैं, मैं कुछ सुना ही देता हूँ सर। आप लोग जयपुर में जाके फिर प्रोग्राम ढूंढिएगा कि भाई बुलाओ, मैं तो दिल्ली में सुन के आया हूँ, इस भरोसे मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। क्या सुनना चाहते हैं? जो आप सुनाना चाहें सर। दिल्ली वाला, दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली वाली गाना सुनते हैं आप? हमारे लोग बहुत ट्रोल करेंगे। लोगों का काम मैं एक सुनाता हूँ ना, वो रील बनाने वाले में सुनाता हूँ, मेरा बड़ा पॉपुलर है रील बनाने वाले लड़के। मेरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, उड़ती तीर भी खुद पर लेके और लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये तो लंबा गीत है, क्या बात। एक और मैं सुना देता हूँ। एक मैं सिकंदर हार गया जो एक गीत है कि कॉलेज के दिन याद करूँ तो अरे लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे तब सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया,
यार गया दिलदार गया और पुराना प्यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। क्या बात है सर, सिकंदर हार गया। आज तो सर दिन सफल हो गया हमारा। अरे नहीं, आपकी टीम अच्छी है और बहुत लोग हैं, बहुत जीवंत लोग हैं, तो आपको तो मेरी तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा करिए और हम जैसे लोग आते रहेंगे, हमसे बेहतर और आसमान छूने वाले लोगों का आप साक्षात्कार करिए। अब कर ही भी रहे होंगे, लेकिन ढेर सारे आपको ऐसे अवसर मिले, यही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। मैं चाहूँगा सर कि जिस तरीके से वैसे हम हर पॉडकास्ट का एक क्लोज़र करते हैं, ये पॉडकास्ट आम पॉडकास्ट नहीं है, बिकॉज़ इस पॉडकास्ट के अंदर में जो बातें हुई हैं, जो सीख हमको मिली है आपसे कि कितना इम्पॉर्टेंट है हर बारीकी को देखना जीवन के अंदर में। तो जितना हमारी ऑडियंस है, हमारा जो परिवार है जो हमारे पॉडकास्ट देखता है, और आपके जितने चाहने वाले लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को सिर्फ उस वजह से भी देखेंगे कि आप हमारे साथ में इतना आपका जो वैल्यूएबल टाइम है उसको निकाल के इधर आए हैं और कुछ क्षण हमने बिताए हैं, पॉडकास्ट करा है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो भाई जस्ट बात की आपकी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतने जीवंत और ऊर्जा से भरी हुई आपकी टीम है कि ये निश्चित रूप से जो ये जस्ट बात की जो कारवां है वो बहुत आगे तक जाएगा। और मुझे बुलाने के लिए आभार। और आप सब अधिकतर लोग इसमें राजस्थान के हैं जी, आपकी, और मैं हूँ बिहार से, लेकिन आपने जिस तरह से रुचि लेके बिहार और पूर्वांचल के बारे में सवाल पूछे हैं, ये पॉडकास्ट इस बात का उदाहरण बनेगा कि किस तरह से देश के एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर में रुचि लेते हैं बिल्कुल, और उसके बारे में विचार करते हैं। तो एक तरह से समन्वय वाला ये पॉडकास्ट है उस समय में जब कहीं किसी कोने में हिंदी बोलने के लिए लोगों को लताड़ा जा रहा है कि तुम हमारी भाषा बोलो, नहीं तो तुमको बाहर कर दिया जाएगा। मैं एक राजस्थानी के साथ बिहार की राजनीति, बिहार के कल्चर, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, उस पर बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत रोचक मौका है और ये आपका बड़प्पन है, इनसे लोगों को सीखना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कुछ भी मौज के लिए बातें नहीं की हैं। ये एक तरह से समन्वय और विविधता में एकता का जो भारत है उसका एक उदाहरण है कि राजस्थान से बैठा हुआ एक अर्बन युवा बिहार के एक गांव से आए हुए युवा से बात कर रहा है और बहुत रुचि लेके बात कर रहा है। यही रुचि नया भारत बनाएगी और सबको एक साथ लेके चलने वाला भारत बनाएगी, जिसमें हर तरह की संस्कृतियों से मिलकर एक महान देश बनता है। जय हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि इस पॉडकास्ट को देखने के लिए और ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और गेस्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।